1972 की बात है। गामा नाम के लड़के ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन मथुरा का अशोक नाम के एक आदमी ने अपहरण कर लिया है और वो मथुरा से वेश्यावृत्ति करवाता है। पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 26 मार्च 1972 के दिन बयान लेने के लिए सभी को थाने बुलाया। 2 पुलिस कांस्टेबल तुकाराम और गणपत ने रात के 10 बजे सभी को वापस भेज दिया, लेकिन मथुरा को रोक लिया। मथुरा के अन्य परिजन थाने के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मथुरा भागकर रोते हुए बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी फटी थी। अपने दोस्त मेसराम को मथुरा ने बताया कि पुलिस वालों ने उसका रेप किया है। ये उस दौर की बात है जब रेप, हत्या जैसे मामले रिपोर्ट तक नहीं होती थी। मथुरा शायद चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उसे भारत के कानून पर भरोसा था। यह जानते हुए कि रास्ता मुश्किल होगा, उसने कोर्ट में केस लड़ने का फैसला लिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो नाबालिग थी। उसके साथ रेप हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसका केस नज़ीर बना और रेप के कानूनों में भी चेंज हुए। सरकार को कानूनों में बदलाव करने पड़े। महाराष्ट्र के देसाईगंज में एक आदिवासी लड़की रहती थी। नाम था मथुरा। नाम तो कुछ और ही था, पर मीडिया ने यही नाम दिया। उसकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी। अनाथ मथुरा अपने भाई गामा के साथ रहती थी। उस समय लड़कियों को स्कूल जाने की आज़ादी नहीं थी और मथुरा ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मथुरा ने नूशी नामक एक महिला के घर पर काम किया। वहीं पर मथुरा की मुलाकात अशोक नाम के एक युवक से हुई। अशोक जो था वो नूशी का भतीजा था। मथुरा और अशोक के रिश्ते मथुरा के भाई गामा को पसंद नहीं थे। वो उन पर ऐतराज जताता था। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि अशोक ने मथुरा, जो कि नाबालिग थी, उसका अपहरण कर लिया है और अशोक जो है वो मथुरा से वेश्यावृत्ति करवाता है। 26 मार्च 1972 के दिन जब पुलिस ने सबको बयान देने के लिए बुलाया तो 2 पुलिस कांस्टेबल तुकाराम और गणपत ने सभी को तो वापस भेज दिया, परंतु मथुरा को रोक लिया था। मथुरा के अन्य परिजन उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। गणपत मथुरा को एक पुलिस थाने की बिल्डिंग के पीछे बने टॉयलेट में ले गया, जहां पर उसने उसके अंडरवियर खोली और प्राइवेट पार्ट पर टॉर्च मारा। गणपत ने मथुरा को खींचकर जमीन पर पटका, उसे मारा पीटा और उसके साथ रेप किया। गणपत के बाद तुकाराम ने भी मथुरा का रेप करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नशे में था, इसलिए रेप नहीं कर पाया। इसके बाद मथुरा ने कानून की शरण ली और मामला न्यायालय में पहुंचा। चंद्रपुर जिला न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस वालों के खिलाफ मथुरा, उसके दोस्त मेसराम ने गवाही दी। डिफेंस के वकील ने मथुरा से इस तरह के सवाल पूछे कि क्या गणपत और तुकाराम ने अपने हाथ से तुम्हारा मुंह बंद किया था? मथुरा ने जवाब दिया, नहीं। जून 1974 में जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपियों को बरी कर दिया। मथुरा को झूठा कहने के साथ ही कोर्ट ने जजमेंट में यह भी कहा कि उसे सेक्स करने की आदत थी। उसने पुलिस वालों को भी हाँ कहा होगा। प्रेमी के सामने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए उसने रेप के आरोप लगाए। देसाईगंज से 3 घंटे दूर बॉम्बे हाईकोर्ट में मथुरा का केस पहुंचा। 12 अक्टूबर 1976 को कोर्ट ने जिला न्यायालय का फैसला पलट दिया और गणपत को रेप के जुर्म में 5 साल की सजा हुई। तुकाराम को एक स्त्री की गरिमा से छेड़छाड़ करने के जुर्म में 1 साल की सजा हुई। अपने जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्त्री खुद को सरेंडर कर दे या सरेंडर की वजह से चुप हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दिया है, यानी कि उसने हाँ कह दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसेंट की बात की। सितंबर 1979 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के जज जसवंत सिंह, कैलाश राम और कौशल ने पुलिस कांस्टेबल गणपत और तुकाराम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि मथुरा ने शोर नहीं मचाया था, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे,
यानी उसने संघर्ष नहीं किया, यानी रेप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सेक्स करने की आदत थी, क्योंकि ये बात 2 फिंगर टेस्ट में भी सिद्ध हो चुकी थी कि उसने पुलिस वालों को उकसाया होगा। मथुरा की जब मेडिकल जांच की गई थी तब डॉक्टर ने 2 फिंगर टेस्ट किया था। ये रेप टेस्ट का पुराने समय में सबसे घटिया तरीका था। इस टेस्ट में डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसके वजाइना में 2 उंगली डालकर हायमन और वजाइना के लचीलेपन की जांच करते थे। इसके बाद डॉक्टर बताते थे कि जिसका रेप हुआ है उसे सेक्स करने की आदत थी या नहीं थी। ये टेस्ट न सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर गलत था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे भारत में भी गैर कानूनी घोषित कर दिया है। मथुरा को न्याय नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता नाखुश थी। वकालत के 4 प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, लतिका सरकार और वसुधा धागमवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा। वसुधा धागमवाड़ ने ही मथुरा का केस लड़ा था। ओपन लेटर में प्रोफेसर ने पूछा, क्या शादी से पहले सेक्स करना इतना बड़ा टैबू है कि पुलिस को नाबालिग लड़कियों का रेप करने का लाइसेंस मिल जाए। ये वो दौर था जब उच्चतम न्यायालय आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था। इस ओपन लेटर को भारतीय मीडिया तक ने तवज्जो नहीं दी। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के अखबार डॉन ने इस ओपन लेटर को छापा और तब भारतीय मीडिया ने भी इस ओपन लेटर पर ध्यान दिया। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 8 मार्च 1980 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर समेत कई शहरों में स्त्रियां सड़कों पर उतर आई। केस को रीओपन करने के लिए मथुरा को न्याय दिलाने की आवाज़ें तेज हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं पिघला। गौरतलब है कि भारत सरकार को 1983 में रेप कानूनों को बदलना पड़ा। क्रिमिनल लॉ एक्ट 1983 बनाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एक नया सेक्शन 114A जोड़ा गया। अगर किसी विक्टिम ने कहा है कि उसने कंसेंट या सहमति नहीं दी थी तो कोर्ट को यह मानना पड़ेगा। ये कस्टडियल रेप पर भी लागू होगा। मथुरा रेप केस के बाद इन कैमरा रेप ट्रायल्स भी शुरू हुए और विक्टिम की पहचान जाहिर करने पर प्रतिबंध लगाया गया। सेक्शन 376 बलात्कार 376 में भी बदलाव हुए और 4 सेक्शन A, B, C और D जोड़े गए, जिसके तहत कस्टोडियल रेप दंडनीय अपराध बन गया। इन संशोधनों के बाद रेप का सबूत इकट्ठा करने का भार पीड़ित से हट गया और आरोपियों पर रेप केस नहीं किया है का सबूत इकट्ठा करने का भार आ गया। मथुरा को न्याय नहीं मिला। देश के कानून में बदलाव हुए, जिससे कई महिलाओं और लड़कियों को न्याय दिलाने के रास्ते खुल गए। मथुरा ने देसाईगंज छोड़ दिया, उसने नाम बदल लिया और एक आदमी से शादी की। उसके 2 बेटे हुए। उसका पति की डेथ 2017 में हो गई। उसका बड़ा बेटा जो कि 34 साल का था और छोटा बेटा जो कि 28 साल का था, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें मथुरा ने कभी बताया। मथुरा ने यह भी बताया कि उसके पति को उसने कभी नहीं बताया, परंतु शायद वो इस बारे में जानता था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मथुरा आज परीक्षाओं, यूट्यूब वीडियो, वकालत की पढ़ाई, स्कॉलर्स में जनरल का हिस्सा है, लेकिन मथुरा एक कच्चे मकान में गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। क्राइम आजकल देखते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।